अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान करीम और शाम रमज़ान में मैं मदीहा नकवी और शफ़ात अली जाफ़री आपको खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, अब पूरे रमज़ान मुबारक में शाम 4 से लेकर 6 तक मैं और मदीहा नकवी आपके साथ ये जो बाखबर सवेरा को अब हमने एक नई शक्ल दे दी है। शाम रमज़ान लेके हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आज कोरोना से मुताल्लिक़ तो बात होगी ही, साथ में हम जो मेडिकल हमारा जो लाइन ऑफ डिफेंस है, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, वो जिस तरह से कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं, तो उसके वाले से भी बात करें। और स्पेसिफिकली शफात, हमने पहले देखा कि सिंध में जैसे डॉक्टर्स ने आके बात की, फिर पंजाब में आके डॉक्टर्स ने बात की, किस तरीके से उन्होंने बात की कि लॉकडाउन खुदा के लिए इस पर सख्ती करवाएं। और कल तो हमने देखा कि कल जो ख़वातीन डॉक्टर्स हैं वो भी हमने देखा मैदान में आके, और उन्होंने बारहा इस बात का तस्करा किया कि लॉकडाउन में सख्ती होनी चाहिए क्योंकि हॉस्पिटल्स में जो हालात हैं वो काफ़ी बदलते जा रहे हैं। एक्जैक्टली क्या कुछ होने जा रहा है, ये सब कुछ आपके सामने रखेंगे। बहुत कुछ है प्रोग्राम में बात करने के लिए, मगर सबसे पहले टॉप स्टोरीज। तो ये तो थी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले हम आपको कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के हवाले से बता दें कि मुल्क भर में कोरोना वायरस ने 24 घंटे में अब 16 अफराद की जान ले ली है। और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक जाम बहक अफराद की तादाद अब 253 हो चुकी है, जबकि मजीद 785 मरीजों में इस वायरस की तस्दीक हुई है। इसके बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद जो अभी तक अपडेट है वो 11,940 हो चुकी है। पेशावर में कोविड-19 ओपीडी में फराइज सर अंजाम देने वाले फ्रंट लाइन सोल्जर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए। वो कोविड ओपीडी में फराइज सर अंजाम दे रहे थे। एक हफ्ते पहले उनका कोविड वायरस टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया था, और फिर उनकी हालत बिगड़ने पर उनको वेंटिलेटर पर रखा गया, ताहम वो जांबर नहीं हो सके। मुल्क में कोरोना वायरस से फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए पहले भी हमने देखा है कि डॉक्टर्स इंतकाल कर चुके हैं, ताहम डॉक्टर जावेद खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वबा से इंतकाल करने वाले पहले डॉक्टर हैं। इससे पहले 22 मार्च को कोरोना वायरस के पहले डॉक्टर के इंतकाल की तस्दीक गिलगित बल्तिस्तान में हुई थी। उनका नाम डॉक्टर उसामा था। डॉक्टर उसामा एक नौजवान डॉक्टर थे। सिंध में भी 6 अप्रैल को एक डॉक्टर में वायरस से लड़ते हुए वो भी इंतकाल कर गए। तो और इसी तरह बलूचिस्तान में भी सूरत हाल तेज़ी से अब काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस को लेकर बिगड़ती जा रही है, और अब तक सूबे के 13 अजला में वायरस फैल चुका है। आगे बढ़ते हैं जी। और अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक का है, बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है और बड़ी एहतियात की रिकमेंडेशन भी दी जा रही है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से सुबह सिंध और पंजाब ने और जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं आपके साथ शेयर करते हैं। जनाब, शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों के घरों से निकलने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसी तरह पंजाब में भी लॉकडाउन पे 9 मई तक तोफ़ी कर दी गई है। बिल्कुल शफात, और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा में भी जो डॉक्टर हैं उनका भी इंतकाल हो गया कोविड-19 से। इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी ऐसे जो केस सामने आया। पहले जैसे सिंध में हमने देखा कि डॉक्टर बारी और जो दूसरे अहम डॉक्टर्स हैं वो आए, उन्होंने बात की कि इतना ज़रूरी है कि हम एहतियात करें कोविड-19 को लेकर। देन द वेरी नेक्स्ट डे पंजाब में भी सूरत हाल थी, लेकिन कल जो सूरत हाल हमने देखी वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाली थी, क्योंकि पहली बार हमने से देखा कि जो ख़वातीन जितनी डॉक्टर्स थी वो तमाम तर ख़वातीन डॉक्टर्स आई, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कितना ज़रूरी है कि लॉकडाउन में सख्ती की जाए ताकि जो केसेस हैं वो मज़ीद ना बढ़े, क्योंकि ये वो डॉक्टर्स हमारे हैं जो कि फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और ये मज़ीद अच्छे तरीके से जान सकते हैं कि इस ग्राउंड की रियलिटी क्या है। जी जनाब, ये सूरत हाल आप जैसे कि देख रहे हैं कि हर रोज़ डॉक्टर्स अब फ्रंट लाइन पे आए। पूरी दुनिया में अवाम जो है वो डॉक्टर्स को सेलिब्रेट कर रही है, उनको खराज तहसीन पेश कर रही है, लेकिन यहाँ पे हालात कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ डॉक्टर्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के सामने आके उनके हाथ जोड़ के उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, आप अपनी इबादत को, अपने रोज़मर्रा के मामलात को अपने घरों तक महदूद रखें। इस हवाले से मजीद बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे PTA के चेयरमैन डॉक्टर ज़ुबैर महसूद, और साथ में हमें ज्वाइन करेंगी आगा खान यूनिवर्सिटी की सीनियर डॉक्टर निगर शाह। आप दोनों को वेलकम करेंगे। डॉक्टर निगर, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कल जो हमने ख़वातीन डॉक्टर्स को ऐसे आते देखा, उन्होंने टेलीविजन पर बात की, आप लोग ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप लोग रियलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को भी आना पड़ गया टेलीविजन स्क्रीन पे लोगों से बात करने के लिए? जी थैंक यू मदीहा, बहुत शुक्रिया आप लोग इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा
शुक्रगुजार हूँ कि इसको बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं, जो कि करना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल लाइफ एंड डेथ सिचुएशन है अब हम सब के लिए। जो परसों की मैंने सिचुएशन रिपोर्ट देखी है, आज की इत्तेफाक से मैं अभी हॉस्पिटल से निकली हूँ तो मैं देख नहीं सकी हूँ। तो उसमें 264 डॉक्टर्स थे, जिसमें 3 एक्सपायरीज थी। आज अनफॉर्चुनेटली 4 हो गई हैं। लेकिन समझने की बात ये है कि एक डॉक्टर जो इफ़ेक्ट होता है, तो 15-20 की टीम जो उसके इर्द-गिर्द उसके साथ काम कर रही होती है। जैसे मैं अभी हॉस्पिटल से होके आई हूँ, मेरे साथ ओआर में 8-10 लोग थे, फिर वार्ड में राउंड होता है, उसमें 4-5 लोग होते हैं। तो वो सारे के सारे एकदम से अंडरग्राउंड उनको हो जाना पड़ता है अगर कोई एक पॉजिटिव हो, तो 2-3 टीम्स हमारी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं इस तरह से। बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। मेडिकल रिसोर्सेज़ हमारे पास बहुत नहीं है, रिसोर्सेज़ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स भी, यानी कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स भी, और रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, पीपीईज, हर चीज़। फ्रिजाइल सिस्टम है, इसलिए हम कहते हैं कि हम फ्रंट लाइन नहीं है, फ्रंट लाइन कम्युनिटी है। अब हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, तो फ्रंट लाइन पे जो कम्युनिटी है उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, उसको जिम्मेदारी दिखानी है, और वो जिम्मेदारी दिखा सकते हैं हमारे साथ इसमें शामिल होके कि हम हॉस्पिटल में हैं तो वो घर पे रहें। क्योंकि मैं अभी जो आ रही थी तो मुझे 2-3 जगह ट्रैफिक जैम मिला है, इन स्पाइट ऑफ सिंध हैविंग अ स्ट्रिक्टर दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि अभी हम देख रहे हैं डॉक्टर निगत के लोग प्रॉपर्ली लॉकडाउन को ऐसे फॉलो नहीं कर रहे। कल जब आप लोगों ने आके मीडिया पे गुफ्तगू की तो आपने स्पेशली ये बात भी की जो प्रेग्नेंट जो खवातीन हैं वो इस तमाम तर कोविड-19 की सूरत हाल में उनको भी काफ़ी ज़्यादा पेचीदगियाँ जो है वो दरपेश हैं। प्लीज़ इस हवाले से बताइएगा। जी, इसका भी यही है कि जिनको हम रूटीनली देख रहे थे, अब वो रूटीन क्लिनिक्स उस तरह से नहीं है, बहुत डिले कर के बुला रहे हैं। अभी भी जो मैं इमरजेंसी करके आई वो पेशेंट ब्लीड करती हुई आई थी। यूजुअली ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तो स्ट्रेस बहुत है आजकल के ज़माने में, तो यूजुअल केसेस भी कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं। तो प्रेगनेंसीज़ में हम अब इमरजेंसीज़ ही देख रहे हैं ज़्यादा। इलेक्टिव केसेस अब कंपैरेटिवली कम होने लगे हैं, क्योंकि क्लिनिक्स कम हो गए हैं, स्टाफ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इन सारी वजूहात की वजह से। और हम पेशेंट्स को कह भी रहे हैं कि या हमारे साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन में रहें, या हमारे साथ जूम पे कम्युनिकेशन में रहें, कोई ना कोई तरीके से कम्युनिकेशन में रहें कि जो हल्की फुल्की चीज़ें घरों में हो सकती हैं कवर घर पे हो जाएं। और हर चीज़ के लिए एक्सपोज होना नहीं चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स नेवरदलेस आर एपी सेंटर्स। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो एपी सेंटर्स हैं, वो हॉटस्पॉट्स हैं, और हम चाहते नहीं हैं कि हम इस बात से डर रहे हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान एपी सेंटर या हॉटस्पॉट ना बन जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जी, बिल्कुल। और ये कंसर्न हम इस हवाले से कोशिश करें कि आगाही लोगों को फराहम करते जाएं। डॉक्टर ज़ुबैर महसूद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोविंशियल डॉक्टर एसोसिएशन के तर्जुमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर ज़ुबैर, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जैसे आज एक बड़े सीनियर डॉक्टर जावेद साहब जो है उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, लेकिन जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसकी फराहमी की क्या सूरत हाल है? क्या वो सप्लाई बेहतर तौर पे है? क्या डॉक्टर्स आर वेल इक्विप्ड टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19? सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस हसास मौजू पर आपने हमारे ख्यालात जानने की कोशिश की। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, जहाँ तक आपने पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की बात की, PPE, तो वो ऑलरेडी डेफिशिएंट है, वो पूरी दुनिया में ही डेफिशिएंट है। गवर्नमेंट इस पर काम कर। अच्छा, तो मतलब आप लोग अभी वेल इक्विप्ड नहीं हैं इस बीमारी के हवाले से? वेल इक्विप्ड आप छोड़े, यहाँ पर इस तरह हुआ है कि हेल्थ डिपार्टमेंट में यहाँ पे PPEs आए थे, वो चुराए गए हैं, बाकायदा वो अखबारात में आ चुका है, उन बंदों को अरेस्ट किया गया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के कल्प्रेट्स है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कि PPEs पहुँच रहे हैं जो बिल्कुल कम है, लेकिन वो भी अभी तक डॉक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं, और वो वहाँ पे चुरा कर मार्केट में बेचे जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये सूरत हाल रही तो अल्लाह ही हाफिज़। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? वो लोग जो कि ICUs में काम कर रहे हैं उनको तो बड़े रेगुलर बेसिस पे PPEs चाहिए होंगे, जो कोविड वार्ड्स में काम कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है उनकी? इसमें यह जी कि सिर्फ कोविड वार्ड्स और ICUs नहीं, क्योंकि डॉक्टर जावेद साहब को OPD में लगी थी जी। इस तरह अगर कोई मरीज आ जाता है हमारे पास तो उसके माथे पर नहीं लिखा होता है साइन सिम्टम्स जो आते हैं, जो मरीज को अलामात जाहिर होती हैं, वो 1 से 14 दिन तक लेते हैं। तो अगर इन 14 दिनों में वो मरीज आ जाए और हम के बगैर देखें तो वो डॉक्टर
होते हैं वो भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और डॉक्टर जितने मरीजों को देखता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। सही। तो हम गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि फ्रॉम एंट्री टू एग्जिट हर एक बंदे को हॉस्पिटल में PPE प्रोवाइड करें। बिल्कुल यकीनन क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मीडिया हाउसेस में हम देख रहे हैं जो मीडिया वर्कर्स हैं, अगर वो उन्होंने PPE पहने हुए तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये कैरी करें। डॉक्टर निकल, हम आपके पास दोबारा आ जाते हैं। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे मनाजिर भी हमने देखे कि जब आप रो पड़ी, आप वहाँ पे आप दीदा भी हो गई। मैं चाहूँगी कि जो ग्राउंड पे आप सिचुएशन देख रही हैं वो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप खुल के बताएं, खुसूसी तौर पे जो आपने प्रेग्नेंट खवातीन के हवाले से जो बात की थी, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो जान पाएँ कि आप लोग क्या कौन सी मुश्किलात आप लोग को दरपेश है इस वक्त। जी, मुश्किलात से तो हम गाहे बगाहे सबको आगाह करते ही रहे हैं, और सबको पता है कि रूटीन की सिचुएशन नहीं है, ये कंडीशन इमरजेंसी की है और उसको ऐसे ही डील करना चाहिए था। लेकिन मैं आपके तवज्जुह से इसके साथ साथ 2-3 बातें और भी कहना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे साथ इसमें जो फाइट में सड़कों पे अभी भी खड़े हैं, पुलिस वाले हैं, जवान हैं, गर्मी में धूप में कोई उनकी बात नहीं मान रहा है, कोई उनको उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो भी फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं इस वक्त, उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट की और उनकी बात मानने की ज़रूरत है। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीम। अगर वो नहीं होंगे तो हम स्मूथली हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सकते हैं। तो हॉस्पिटल्स के रिसोर्सेज को इस वक्त प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। उन रिसोर्सेज में मैनकाइंड भी है, उनमें मशीनरी भी है, उनमें हर चीज़ है। अगर ये चीज़ें सही होंगी तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश यही करेंगे कि सर्विसेज बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और सर्विसेज यूजुअल चलती रहें, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशंस में हॉस्पिटल्स कम अज़ कम शुड बी स्टैंडर्डाइज और शुड बी डिसइंफेक्टेड, शुड बी एट पार विद स्टैंडर्ड्स। तो एविडेंस हमारे पास अभी बहुत जितना भी जमा हो रहा है उसके हिसाब से हम सबको मिलके काम करनी है। दिस इज नो पॉइंट टू हैव डिफरेंसेस विद एनीवन, बी इट गवर्नमेंट, बी इट एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट मैटर। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर निगर शाह और डॉक्टर जुबैर महसूद हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि सारी सूरत हाल में जो कि परेशान कौन है, न सिर्फ ये कि हमारे लिए बल्कि वो लोग जो फ्रंट लाइंस पे काम कर रहे हैं उनके लिए वाकई काफ़ी हद तक परेशान कौन है, लेकिन मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। और जैसे डॉक्टर जुबैर महसूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे थे कि वो कह रहे थे ये सिर्फ ये नहीं है कि PPs हम तक पहुँच नहीं रहे, जो पहुँच भी पा रही वो आगे से वो भी चोरी हो गई हैं। ये बड़ी परेशान कौन सिचुएशन है, और अब ज़रूरत इस बात की है कि डॉक्टर्स अपना मोरल हाई रखें, और उनके हाई मोरल, क्योंकि ज़ाहिर है वी आर ऑल रिलाइंग ऑन देम, हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं ज़रा बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले। लेकिन शबाद उससे पहले हम आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया और इंतज़ामिया से डॉक्टर जावेद के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। वज़ीर आला ने मरहूम डॉक्टर जावेद के लिए सिविल अवार्ड की नामज़द की और मरहूम के अहले खाना के लिए खुसूसी पैकेज का साथ में ऐलान भी किया। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर जावेद हमारे असल हीरो हैं। डॉक्टर जावेद ने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनकी कुर्बानी याद रखी जाएगी। ज़रा अब बात करते हैं जनाब, आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में जब पहले रोज़े में एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है और ज़रा शॉपिंग का भी वो होता है कि चाहे ज़रा इफ्तार वगैरह के लिए कोई सामान वगैरह लेके आए। लेकिन जहाँ पर शबात इतनी चीज़ें चेंज हुई हैं वहाँ पर हमें इस बात को भी याद रखना पड़ेगा कि ये रमज़ान मुबारक जो आया है ये कोविड-19 के एक तरह से सीज़न में आया है। तो जहाँ पर हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं तो वहाँ इस रमज़ान में जो हम काफ़ी ज़्यादा फेस्टिविटी के साथ करते थे वहाँ पर भी हमें कुर्बानियाँ देनी हैं ताकि हम हमारे साथी रोज़ेदार जो हैं वो महफूज रहें। तो रमज़ान में कोरोना वबा की वजह से जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से बात करें तो सिंध और पंजाब की हुकूमतों ने रमज़ान के SOPs जारी कर दिए जिसके तहत कहीं भी समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, जलेबी और दीगर लवाजमात जिनके आप ठेले नहीं अपने आसपास मार्केटों में देखते हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है वो लगाने की भी इजाज़त नहीं होगी। और जनाब शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक शहरियों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह पंजाब में भी लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी हो चुकी है और कराची के 2 अस्पतालों के सर्जिकल वार्ड्स बंद कर दिए गए हैं। वहाँ मरीज़ों की सर्जरी हुई है जो हो रही है। उन जो सर्जरी के जो मरीज़ थे वो कोरोना के मरीज़ तो नहीं थे लेकिन बहरहाल इस वार्ड को बंद कर दिया गया है। सईद गनी साहब ने इस हवाले से बातचीत करते हुए क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बल्कि इनफैक्ट मेरे ख्याल में शायद हमारा सईद गनी साहब से कोशिश करते हैं जो उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा
क्योंकि वार्ड्स की जो सूरत हाल है वो इस किस्म की है कि जो पेशेंट आता है वो इलाज तो किसी और चीज़ का हो रहा है उसका, लेकिन ये नहीं पता चल पाता कि वो कोविड-19 कैरी करे या नहीं करे। लेकिन इस हवाले से सईद गनी साहब ने भी कहा है कि अगर ऐसे वार्ड्स बंद होते रहे तो दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों की देखभाल नहीं हो सकेगी। सईद गनी साहब ने क्या कहा था आपको सुनवाते हैं। हॉस्पिटल के सर्जिकल वार्ड पूरे बंद हो गए कि वहाँ किसी 2 पेशेंट्स की सर्जरी हुई, नॉर्मल वो कोरोना के पेशेंट्स नहीं थे, उनकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद पता चला कि वो पेशेंट जो है वो कोरोना का पेशेंट था। अब उससे ये हुआ कि वो जो सर्जन था वो भी बेचारा चला गया, वो जो 1-2 और डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं वो चले गए, जो टेक्नीशियंस थे वो चले गए, जो स्टाफ पूरा सर्जिकल वार्ड में था वो सारा निकल गया और 2 बड़े हॉस्पिटल्स के सर्जिकल वार्ड बंद हो गए। अगर इस तरह से तमाम हॉस्पिटलों में हमारे मेजर वार्ड बंद होना शुरू हो गए तो कोरोना के पेशेंट तो अपनी जगह, लेकिन आपके जो और दीगर अमराज में मुब्तला पेशेंट जो रोजाना आते हैं हॉस्पिटल्स में, सर्जरीज की जरूरत होती है, जिनके बहुत सारे और मसाइल होते हैं, उनकी भी केयर हो नहीं पाएगी। दूसरी जानिब जनाब, ताजरों और हुकूमत के दरमियान जो ज़रा टेंशन थी, कल कराची की अदालत में ताजिर रहनुमा हमाद पूनावाला और दीगर ताजरों की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने ताजरों को 1.5 लाख रुपए फी कस के मशल्कों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया। और बार बार जो बात की जा रही थी कि इनमें डेडलॉक आ गया, ये भी कहा जा रहा था कि भाई देखें आगे अगर एकदम से इन्होंने दुकानें भी खोल दी हैं और ये क्योंकि 9 to 5 के वाले से बात करते हैं कि 9 to 5 ये अपना कारोबार जो जारी रखेंगे, अब उसमें ये इंश्योर कैसे करेंगे कि जो SOPs गवर्नमेंट की जानिब से दिए गए हैं वो उस पर अमल दरामद कराएंगे। गो कि हमने हमारे सामने यहाँ पे शर्जी गोपलानी साहब भी शफात कल शो में मौजूद थे, वो कह रहे थे कि हमारे SOPs में ये शामिल था कि जो दुकान खोलेगा वो भी एक बंदा होगा, जो उसका सामान लेकर आएगा वो भी एक बंदा होगा, पीछे गोदाम में भी एक बंदा बैठा होगा, जिस दिन डिलीवरी का काम करना होगा तो वो भी एक बंदा होगा। लेकिन सूरत हाल हमने देखा कि उन्होंने पूछे बगैर ही जब वेडनेसडे को जाके मार्केट्स खोली तो उसके हवाले से गिरफ्तारी अमल में आई और अब जो गिरफ्तारी अमल में आई थी उनकी जमानतें बार बार कहा जा रहा है कि आप घरों तक महदूद रहें। ये अब हुकूमत नहीं कह रही, अब डॉक्टर्स भी एक मिन्नत समाजत पे उतर आए हैं कि खुदारा आप घरों में रहें। आपने देखा कि डॉक्टरों ने एक बार फिर ये कहा है कि शहरियों को वबा से बचने के लिए घरों तक महदूद होना पड़ेगा। अगर शहरियों ने ऐसा ना किया तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं। और साथ में देखा कि आज पेम्स अस्पताल के डॉक्टर ने भी कहा है कि खुदारा आज की जो सूरत हाल है जो कोविड-19 के हवाले से जो सूरत हाल है, इस पर किसी भी किस्म की सियासत जो है वो ना की जाए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और कहीं हमने लॉकडाउन में नरमी की और लोग घरों से बाहर निकलते रहे, जैसे अब हम देख रहे हैं लोग सड़कों पर आ गए हैं, तो हालात कहीं ऐसे ना हो जाएं कि हमें ये देखना पड़े कि हमें किस मरीज़ की जान बचानी है और किस मरीज़ की जान नहीं बचानी। क्योंकि शफात इटली में, हमने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा है कि जो अबव 50-55 जिनकी उम्र है, अगर उनको वेंटिलेटर लगा हुआ है लेकिन वो नहीं बच पा रहे और किसी जवान में ऐसे टाइम में कोई जवान मरीज़ आ गया जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, तो फिर वो उससे वेंटिलेटर लेकर जवान बंदे को लगा रहे हैं। दिस इज टेरिबल। जैसे डॉक्टर संध्यार ने इस हवाले से क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। गिल साहब ने अगर ऐसी बात की है तो मुझे इज्जत के साथ उसे मैं रिजेक्ट करता हूँ। मैं उसे मशवरा देता हूँ कि आप ना गलत बयान दें इस वक्त जिससे हेल्थ एम्प्लॉइज की जो एक जज्बा है उससे कोई ठेस पहुंचे। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो हम सब एक पेज पे हैं, कोई ड्रामा नहीं है। लॉकडाउन ही वाहिद हल है इस मसले का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। अमेरिका रो रहा है, यूरोप रो रहा है, तुर्की अपना इटली रो रहा है, तो आपके पास मौका ही नहीं मिलेगा। आपके पास इतने पेशेंट्स आने हैं कि फिर आप संभाल नहीं सकते। लिहाजा गवर्नमेंट की तरफ से हमें चीज़ें देने के ताल्लुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आइसोलेशन वार्ड के लिए वो सारी चीज़ें दे रहे हैं। आइसोलेशन के अलावा कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। अपनी लॉकडाउन पॉलिसी को मजीद सख्त करें बजाय इसके कि आप इसमें नरमी मिला रहे हैं। मैं अपने उलमाए कराम से, मेरे लिए इंतहाई मुहतरम है, हेल्थ और तिबी मसला है तो इसमें वो हमारा मशवरा माने। हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस पॉलिसी पे आप सख्ती से अमल करें, नहीं तो हालात इस नहज पे पहुंच जाएंगे कि ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में। ना आपके कंट्रोल में होंगे और ना हमारे कंट्रोल में होंगे। ये बात कोई सियासी रहनुमा नहीं कह रहा, ये बात एक डॉक्टर की जुबानी कही जा रही है। और टेंशन डेफिनेटली जो कि डायरेक्टली डील कर रहे हैं, टेंशन मज़ीद बढ़ रही है। लेकिन बढ़िया मामला ये है कि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। लोग ना चाहते हुए भी बड़ा बड़ा इंतज़ार होता है, बड़ा एक फेस्टिविटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इबादत के हवाले से भी, खाने पीने के हवाले से भी। एग्जैक्टली। और अभी मैं देख रही थी बहुत सारे लोग ये शेयर करते थे कि जी अब ये पकाना चाहिए, पकौड़े इस किस्म के बनाने चाहिए, या बहुत सारी चीज़ें शेयर करते थे। लेकिन अब शफात सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। अब हमें ऐसी तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि हमने ऐसी क्या चीज़ खाएं जिससे हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़त है ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि शफात
अगर हम ये समोसे, पकौड़े और तली हुई चीज़ें खाएंगे तो सोचिए कोलेस्ट्रॉल लेवल कहाँ जाएंगे। Exactly. और उस लेवल के बढ़ने से हम कितना एक्सपोज हो जाएंगे कोविड-19 से। एग्जैक्टली। और अब एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि आप जब रोज़ा रखते हैं तो क्या इसका आपकी इम्यूनिटी लेवल पे कोई फ़र्क पड़ता है? और अगर ऐसी सूरत में कि कोई शख्स वायरस कैरी कर रहा है, बीमार है भी और नहीं भी, तो क्या उसको रोज़े रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए? लेकिन ये अब नए सवालात हैं, हर दौर के अपने सवालात होते हैं, नए सवालात हैं जो सामने उठ रहे हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल फिजिशियन डॉक्टर ताहिरा शाहिद साहिबा, नामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी वक्त देने के लिए। ये अब जो तासुर है कि अगर आप खाली पेट रहते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है, तो आपको लगता है कि ये बात दुरुस्त है? अगर किसी को कोरोना है तो ऑब्वियसली उसको सिम्टम्स होंगे और सिम्टम्स के अंदर उसको बुखार होगा और बुखार के साथ साथ उसे सूखी खांसी होगी, उसके जो है बदन टूट रहा होगा, उसका जिस्म टूट रहा होगा या उसे साथ वॉमिटिंग और डायरिया होगा। तो जब इंसान को आपने बीमार करार हो गया है, वो करार कर दिया है, तो आपको पता है कि उसके ऊपर तो रोज़ा वैसे ही माफ़ है। जो भी इंसान बीमार है तो वो उस वक्त रोज़ा ना रखे रमज़ान में, और बाद में जो है रमज़ान के बाद अपने जब वो ठीक हो जाता है तो वो अपने रोज़े पूरे कर सकता है। बीमारी की सूरत में तो वैसे भी जब आप बार बार आपको उल्टी होगी तो आपका रोज़ा वैसे ही टूट जाएगा। और दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हुई हैं। जब आपको एक बीमारी है, आपको सांस लेने का मसला हो रहा है, आपकी बलगम भी निकल रही है, और जब आपको बुखार होता है तो आपकी बॉडी के अंदर से पसीने की सूरत में और बाकी बॉडी फ्लूइड्स और इस म्यूकस स्प्यूटम की सूरत में बहुत ज़्यादा पानी निकलता है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, और जो भी चीज़ आपकी लाइफ को हिंडर करना शुरू हो जाए उसको आप कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि वो मरीज जो कि रिसेंटली रिकवर किए हैं कोरोना वायरस से, वो अगर रोज़ा रखना चाहें तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगी? जब आप कहते हैं कोरोना से सेहतयाब होना, तो ये डिपेंड करता है कि उसको कितना अरसा पहले कोरोना हुआ है और या वो कब सही हो गया है। अगर तो वो पूरी तरह सही हो गया है, उसकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सही है, उसे किसी किस्म का सिम्टम नहीं है और उसे लग रहा है कि ना मुझे किसी किस्म की थकन का भी एहसास नहीं है, तो बिल्कुल वो रोज़ा रख के देख ले, वो एक आध रोज़ा रख के देख ले। और अगर उसको उसके बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे तो ये तो अल्लाह मियाँ की तरफ से उसको एक साइन है कि भाई आप थोड़ा सा डिले कर लें, और जैसे ही आपकी तबीयत बेहतर होती है तब आप रोज़ा रख लें। उसमें भी आपने केयर करनी है कि जब आप इस पीरियड में हैं, जब आप रिकवर कर रहे हैं, तो आप अपनी ग़िज़ा को बहुत ज़्यादा सही रखें, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस, खालिस, ऑर्गेनिक और बिल्कुल रिच इन न्यूट्रिएंट्स रखें, कम इन प्रोसेस्ड किस्म के फूड्स और शुगर्स और जितनी भी इस तरह की चीज़ें, इनसे परहेज़ करें। और जो दूसरी बात है कि अगर आप अभी कोरोना से निकले हैं और आपकी सेहत बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही और आपको लग रहा है कि आपके अंदर बेहद कमज़ोरी है, तो पहले आप उस कमज़ोरी को जो है ना रीगेन कर लें, आप ठीक हो जाएं उस कमज़ोरी से पूरी तरह। आप अपनी जब लॉस्ट एनर्जी को पूरी तरह रिटेन कर लेंगे तब आप रोज़ा रख सकते हैं। ये भी जो बीमारी की कंटिन्यूएशन होती है वो भी बीमारी में ही आती है, लेकिन जब आपको लग रहा है कि नहीं सिम्टम्स नहीं है, मैं बाकी सारे काम भी सही कर सकता हूँ, तो आप अपनी रूटीन को सही रखते हुए बिल्कुल रोज़ा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शायद हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि अपनी तबीयत को देखें और अपनी तबीयत के हिसाब से ख़ुद को मैनेज करें अपने और अपने रमज़ान को। देखिए वैसे शफात, रमज़ान मुबारक जैसे आ गया है, मार्केटों में जाएं तब भी पता चलता है रमज़ान ऐसे वो ऐसे कि जितने फल फरोश हैं उन्होंने कीमतें कई ज़रा बढ़ा दी हैं और बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी कीमतें बढ़ा दी हैं, यानी कि ज़ख़ीरा अंदोज़ होंगे, काफ़ी ज़रा एक्टिव, मुनाफाखोर हो गए एक्टिव। इस हवाले से बात करेंगे, कमिश्नर कराची को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले क्या होगी शफात? छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा तो नहीं, शाम रमज़ान में। और जैसे आप जानते हैं जनाब, कल जो है वो शाबान का आखिरी दिन था और अब रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ। इस थोड़े से गैप के अंदर, यानी ये 24 घंटों का 12 घंटों का जितनी देर का भी गैप है, जो अशिया खुरोनोश की कीमतें हैं
उनमें बहुत बड़ा जंप आया। एग्जैक्टली शफात, ऐसा लग रहा है इन कीमतों को पर लग गए हैं। मतलब रमज़ान मुबारक के आगाज़ में पोल्ट्री आइटम्स, जो मसाला जात हैं, सब्जियां और फलों की कीमत में वाज़े इजाफा हो गया है। इदारा शुमारियत के मुताबिक हाल हफ्ते में महंगाई 0.6% बढ़ी है। दुकानदार नर्ख बढ़ने की सारी जिम्मेदारी जो है वो लॉकडाउन पर डाल रहे हैं कि जी रसद में कमी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव होता है। लेकिन अवाम का मानना है कि पेट्रोल की कीमत में भी कमी के बाद अशिया के दाम ऊपर जाना उनकी समझ से काफ़ी बालातर है। और अभी शफात जो ठेले वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो फ्रूट्स वाले हैं, उन्होंने जो कीमतें बढ़ा दी, उन्होंने कहा जी क्या करें जी, पहले तो लॉकडाउन हमने देखा है, इनका तो पहले भी ये तो 5 बजे से पहले तो फरोख्त करते थे अपनी चीज़ें, फिर महंगी चीज़ें क्यों हैं? ये बात अभी तक जो है ना समझ में नहीं आ रही। मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो है प्रोड्यूसर साहब से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा जी कि जो आलू की कीमत है वो पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ 7 से 8 रुपए बढ़ चुकी है। टमाटर की कीमत 20 से 30 रुपए बढ़ चुकी है। 10 आपको बताऊं कि 10 रुपए हो चुकी थी, 10 से 15 से लेके उसकी कीमत जो है वो 40 रुपए जा चुकी है। वो एक गड्डी जो हम पुदीने की जो धनिया की लिया करते थे उसकी कीमत जो है वो भी अब तकरीबन 5 से 20 रुपए हो गई है। एकदम बड़ा जंप आया है और लोग अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि ऑलरेडी लोगों के अंदर जो बाइंग पावर थी वो ख़त्म हो गई थी। और अभी टमाटर जो कि अभी 10 पे आया था वो 10 से होकर फिर 40 पे चला गया है। सबसे जो खतरनाक चीज़ है ना, आपको पता है उसकी जिसकी कीमत नहीं बढ़नी चाहिए गर्मियों में, वो हैं तुआने यानी कि तरबूज। और वो या तो 40-50 के आसपास था या कल रात वो अचानक 70-80 पे जाना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है पता चल गया था हमें, इन ठेले वालों ने बता दिया था कि आप लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं क्योंकि रमज़ान आ गया है। और यही हमेशा देखते हैं शफात, ये छोड़ते हैं हम रोज़ा इफ्तार किससे करते हैं? खजूर से। और खजूर की मार्केट में प्राइस क्या है? खजूर को आग लगी हुई है वैसे वाकई, खजूर को आग लगी हुई है। वो डब्बे जो पिछले साल तक 120-110 रुपए का था, इस साल वही डब्बा 180 से 190 रुपए का मिल रहा है। हमने इस टाइम में भी अगर कुछ नहीं सीखा तो फिर एग्जैक्टली आप कब और कौन से टाइम में सीखेंगे? अगर ये कोविड-19 की तमाम तर सूरत हाल जिसमें हम देख रहे हैं कितने लोग दुनिया में मर गए हैं, तकरीबन 2 लाख के तकरीब नंबर्स होने वाले हैं जो कि कोविड-19 की वजह से जामक हुए, लेकिन अभी भी हम उस सूरत हाल का फ़ायदा उठाएं। एक बड़ा आसान सा आपको एक कंपैरिजन रखूं सामने। ये अमेरिका में पहला कोविड केस आया था 21 जनवरी को, पाकिस्तान में आया 26 फरवरी और वो अपनी नौयत का था, मतलब वही इलाके ही था। हाँ बिल्कुल। और 55 दिन गुजरने के बाद अमेरिका में कोविड केसेस की, कंफर्म्ड कोविड केसेस की तादाद थी कुछ 3,500। 55 दिन गुजरने के बाद पाकिस्तान में कंफर्म्ड कोविड केसेस की तादाद है 10,500। ये बात अभी ये कहना कि जी हमारे अंदर इम्यूनिटी है, हम ये होगी, ये वबा आएगी चली जाएगी, लेकिन उससे और हम अपने रोज़मर्रा के मामूलात में लगे हुए हैं, ये सोचे बगैर कि जो आने वाला वक्त है वो शायद माफ़ नहीं करेगा। ज़रा कीमतों में जो रद्दोबदल हुआ है और जिस तरह से अशिया खुरनोश की कीमतों में एक बड़ा दबाव देखने में आ रहा है, उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब राय रास्त मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि जो सब्जियों की, मसाला जात की, ऑयल की कीमतों में जो एकदम दबाव देखने में आया है, एकदम कीमतों में जो इजाफा हुआ है, आप आगाह हैं इससे सर? आपके नोटिस में है ये चीज़? देखिए जी, इस पे आपने देखें पिछले तकरीबन 2 हफ्तों में और ख़ासतौर पर पिछले हफ्ते में हमने बहुत सख्त एक्शन लिया है। तमाम बड़े स्टोर्स जो कराची के जहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटियरिंग हो रही थी, इवन अगर होर्डिंग भी हो रही थी, उनके खिलाफ हमने एक्शन लिया है। वो सील हुए हैं, उन पर तकरीबन पिछली जनवरी से लेके कोई तकरीबन अब तक 4.8 मिलियन का जुर्माना कर चुके हैं। तो इसमें वी आर टेकिंग एक्शंस। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कंज्यूमर सोसाइटी को बड़ा फाल किरदार अदा करना चाहिए इसमें, कि हमारी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उनके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं कि इंशाल्लाह रमज़ान के महीने में जो प्राइस स्टेबिलिटी है इसको इंशाल्लाह हम यकीनी बनाएंगे। अच्छा इफ्तिखार साहब, अभी जैसे आपने ग्रोसरी स्टोर्स के हवाले से बात की, तो उन ठेलों की बात करें जो कि फल के लगे हुए, सब्जियों के ठेले लगे हुए, खजूरों के ठेले लगे हुए, उन्होंने एक ही दिन में मतलब विदिन 24 आवर्स उन्होंने प्राइस से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए। इनके चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम नहीं है। बेचारी वो आवाम जिनकी बाइंग पावर ऑलरेडी ख़त्म हुई हुई है, जब वो इनके पास जाते हैं तो वो चीज़ जो 5 की मिल रही होती है वो 20 की बेच रहे हैं। देखें जी, उसका चेक एंड बैलेंस सिर्फ वो ही कर सकता है जो वो चीज़ ख़रीद रहा हो। अब मतलब कराची शहर में आपको अंदाज़ा होगा कितने ठेले वाले हैं, कितने इस किस्म के लोग हैं जो बेच रहे हैं। अब हमारे पास इतने प्राइस मजिस्ट्रेट्स नहीं कि वो हर गली में जाके हर ठेले को चेक करें। इसमें अगेन आई वुड से कि इन पे सबसे बड़ा चेक है ख़रीदने वाला।
और वो अगर एक महंगी चीज़ को नहीं खरीदेगा तो ये ठेले वाले नहीं खरीदेगा। यानी अगर एक आदमी को सब्जी घर में ज़रूरत है खाना पकाना, वो डेफिनेटली परचेज करने पे मजबूर है। वो ठीक है शायद 5 किलो नहीं लेगा, वो 1 किलो ले लेगा, लेकिन वो लेगा ज़रूर। तो ये तो कोई मेरे ख्याल में शायद बात नहीं है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि लोग ख़रीदना छोड़ दें तो कीमतें जो ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएंगी। देखें, आई अंडरस्टैंड हर एक कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वही मैं कहता हूँ कि हमारी कंज्यूमर सोसाइटी के उनको हमारी प्राइजेस, हमारी जो पूरा एक व्हाट्सएप हमारा है, हमारा ट्विटर पे है। छोड़े सर इन बातों को, सर बताएं प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, क्या मैकेनिज्म डिज़ाइन किया गया है कराची में प्राइस कंट्रोल के लिए? इसमें जी हमारा तकरीबन सब्ज़ी मंडी में सुबह जब ये हमारी सब्जियां और ये होती हैं, हमारे मजिस्ट्रेट्स वहाँ मौजूद होते हैं, ब्यूरो ऑफ सप्लाई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का, वहाँ के लोग मौजूद होते हैं और जो प्राइस तय होती हैं उस प्राइस की एक लिस्ट निकलती है। और उसके बाद अब आप देख लें कि बड़े बड़े स्टोर्स में आपने देखा होगा कि कमिश्नर प्राइस काउंटर्स हमने लगाए हैं, जिस पे आपको बड़े जितने भी स्टोर्स हैं कराची में उसमें वही कंट्रोल प्राइस। किसी रिटेलर के पास जाएं और उसके पास अगर प्राइस लिस्ट नहीं है तो क्या किया जाए, हम किसको मुतला करें? ज़रा शहरियों की आगाही के लिए ज़रा बताइएगा। आप जी इसका हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें आप कंप्लेन कर सकते हैं, इवन आप ट्विटर पे, फेसबुक पे अपना कमेंट्स दे सकते हैं और वी विल चेक कि वो कौन सी जगह है जिस पे वो प्राइजेस नहीं है और डेफिनेटली विल चेक देम। सर इफ्तिखार साहब, लेकिन अब देखें ट्विटर पे भी वो करेगा थोड़ा पढ़ा लिखा होगा, वो भी जाके ट्विटर पे अपने रिमार्क्स दे देगा, आप लोगों से रब्ता करने की कोशिश करेगा। कोई शिकायती सेल नंबर आप बता दीजिए जहाँ पे हम कॉल करें और शिकायत के अंदराज कर सकें, क्योंकि ये सिर्फ सब्जी मंडियों की बात तो नहीं है, ये तो ओपन मार्केट की बात है जहाँ पर जो लोग जा रहे हैं, खरीद रहे हैं और वो बेचारे मजबूरी की हालत में उनको क्या करें, उनको पेट भी भरना, तो वो खरीद रहे हैं महंगी दामों चीज़ें। नहीं, वो बात ठीक है। देखें जी, ख़रीदना तो अगर कोई महंगी ख़रीदने पे तैयार है तो बेचने वाला भी तैयार है, लेकिन हमारा एक मैकेनिज़्म है उसमें अगर वो कंप्लेन करेंगे, और जैसे अब मैं बता रहा हूँ जितने स्टोर्स को हमने जाके चेक किया है, हमारे मजिस्ट्रेट्स ने उसको लाखों रुपए फ़ाइन किया है, उनकी कंप्लेंट्स हमें आई थी, इसीलिए हमने जाके उन बड़े बड़े स्टोर्स को चेक किया और उनको सील भी किया है हमने। आपने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा TV पे और अखबारों में भी। तो जहां हमें कंप्लेंट्स आती हैं हम उन्हें चेक कर रहे हैं, लेकिन 100% आई एग्री इसको चेक करना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा वेंडर्स हैं और हमारे पास जो प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो कम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शलवानी साहब हमें इस हवाले से आगाह करने का। मैकेनिज़्म की बड़ी कमी है, सारे मजिस्ट्रेट्स चाहिए, बहुत सारे जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन प्राइस कंट्रोल करने के लिए। तो अब आवाम के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों की तरह एक और जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो अगर कीमत ज़्यादा है तो वो ख़रीदारी ना करें। बिल्कुल, ये हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहब कह रहे हैं क्योंकि मजिस्ट्रेट की यहाँ पर कमी है। लेकिन प्लीज़ 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 आप लोग भी ज़िम्मेदार शहरियों का सबूत दें, और वो लोग जो मोबाइल से आप वैसे वीडियोस बनाते हैं, आप कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ पे चीज़ें महंगी फ़रोख्त हो रही हैं उनकी वीडियो बनाएं, आप हमें ट्वीट करें, हम ट्वीट करेंगे। अगर मजिस्ट्रेट कराची ये एक्शन नहीं लेते तो हम चैनल पर दिखाएंगे, हम एक्शन लेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जितना हम अपना किरदार अदा कर सकें हम उसमें भरपूर काम करेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से ज़रा वापस आने के बाद ज़रा देखते हैं कि पहला रोज़ा है आज, मुल्क भर में क्या कुछ हो रहा है। छोटा सा ब्रेक। खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। अहम खबर शामिल करते चले। ज़िरा कुरम से मेंबर कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुनीर औरकज़ई का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। डायरेक्टर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स का कहना है कि रुकने कौमी असम्बली मुनीर खान औरकज़ई की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर शहजाद फैसल का कहना था कि मुनीर खान हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेरे इलाज है। और अब हम बात करेंगे कि रमज़ान मुबारक में मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त अशय खुरनोश जहाँ पर बेची जा रही है वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद होंगे नज़ीर शाह, लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान, और कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद। तो सबसे पहले हम ज़रा रुख करते हैं लाहौर में जहाँ पर हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इस वक्त कौन से इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर आज की कीमतें क्या कल की कीमतों से मुख्तलिफ हैं?
बाकायदा रमज़ान मुबारक है। कोरोना वायरस की वजह से रमज़ान मुबारक की जो खुशी है उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इस वक्त जब इफ्तारी का टाइम जब नज़दीक आता था तो बहुत बाज़ारों में गहमा गहमी होती थी, खरीद और फरोख्त की जाती थी। और समोसा कचौरी जो कि एक ऐसी आइटम है कि इसके बगैर इफ्तारी करने का मज़ा नहीं आता। मैं इस वक्त रहमानपुरा वालद कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक जो समोसा वाली शॉप है वहाँ पर इन्होंने बड़ा SOP बनाया हुआ है कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उसको बिल्कुल नज़दीक नहीं आने दे रहे और उनको दूर तक रख के और उनको समोसे देते हैं। और 7 बजे तक इनको इजाज़त मिली है यहाँ पर दुकानदारी करने की। इनका ये कहना कि इन्होंने रेट बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जो गुज़श्ता साल 20 रुपये का समोसा था वही 20 रुपये का समोसा इस साल भी दे रहे हैं। जब इनसे ये पूछा गया कि क्या आपने उस पर वज़न कम किया, उन्होंने कहा जी वज़न भी बिल्कुल कम नहीं किया, वैसा ही वज़न है। और अगर आप बात करें कि जो फ्रूट है वहाँ पर खजूरों की कीमतें बढ़ी हैं, जो केले हैं सेब हैं उनकी कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि जब भी मुबारक आता है तो ये लाजमी होता है कि ये कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। सही। अब देखना यह है कि इंतज़ामिया ज़िली इंतज़ामिया इन पर कैसे कंट्रोल करती है। इनको उन्होंने मॉडल बाजार भी लगाए हैं, लेकिन अभी तक ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही कि इनको कंट्रोल किया जा सके। सही जी। कराची का रुख करते हैं जी, नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, कहाँ पे हैं आप? और कोई ठेले, कोई फ्रूट चाट के, दही बड़े के स्टॉल कुछ नज़र आ रहा है आप? देखिए, कराची के इलाके भादराबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और 29वां रोज़े लॉकडाउन का आज यकम रमज़ान है। इस वक्त भादराबाद का ये जो एरिया है यहाँ पर कमोबेश 25 से 30 जगह पर मुख्तलिफ दुकानों पर, जिनमें दूध की दुकानें, आम लोगों ने भी ठेले पथारों पे समोसे पकौड़े लगाए होते थे। लेकिन जब से ये नई SOP आई है उसके बाद से पुलिस और मुतल्लिका इदारों की जानिब से बिल्कुल मना कर दिया गया। यहाँ पर भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि 5 बजने का से पहले ही इसका ये शटर गिरा दिया गया है और यहाँ पर बाकायदा SOP के तहत ये नीचे दिखा सके किस तरह गैप देकर यहाँ पर ख़रीदारों को खरीदो फरोख्त की इजाज़त थी। बाकायदा जो भी शख्स अंदर जाता था पहले उसको मास्क फराहम किया जा रहा है, फिर उसका हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करवाया जाता है। आप ये बताइएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर कस्टमर्स को अंदर जाने देते, क्या है सर? सबसे पहले हमने क्यू लगाई हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट्स बनाए हुए हैं, ईच कस्टमर यहाँ पे जाता है। इसके बाद जैसे अंदर 15 लोग होते हैं उनको अलाउ करते हैं। सबसे पहले जैसे कस्टमर अंदर जाता है तो उसका टेम्परेचर लिया जाता है। टेम्परेचर लेने के बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद ठीक है, बिल्कुल। देखिए सही, कराची में तो हमने देखा क्योंकि 5 बजे का लॉकडाउन का टाइम है तो दुकानें भी से बंद होना शुरू हो गई हैं। कोयटा का रुख करते हैं, मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद है। मंजूर, इस वक्त आप जॉइंट रोड पे मौजूद है। यहाँ पर एक ज़माने में रमज़ान बाजार लगा करता था, वो रौनकें और हैं, आज की रौनकें और हैं। कितना फ़र्क है यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं लोगों की खरीदो फरोख्त में? मंजूर, आपको हमारी आवाज़ आ रही? हमारे नुमाइंदे मंजूर अहमद जो कि कोयटा में इस वक्त जॉइंट रोड में मौजूद हैं, वो हमारी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। मुझे आवाज़ जी जी मंजूर, क्या इस वक्त सूरत हाल है यहाँ पे मार्केट्स की, जल्दी से बता दीजिए। मेरे ख्याल में शायद हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा मंजूर अहमद से, लेकिन हमने कोशिश की कि हम आपके सामने, आवाज़ नहीं आ रही मुझे, हमने आपके सामने ये जो सूरत हाल रखी, कोशिश की कि हम आपके सामने पेशावर की, कराची की और कोयटा की सूरत हाल सामने। एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं मंजूर से रब्ता करने की। मंजूर, बताइएगा कि आप जॉइंट रोड पे मौजूद हैं, रमज़ान मुबारक की क्या रौनकें देख रहे हैं, क्या कमी देख रहे हैं उनमें? जी शफात, रमज़ान मुबारक की जो आम तौर पर रौनकें होती हैं वो तो मुतासिर हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन जो बाज़ार हैं ख़ास तौर पे जो सब्ज़ी की दुकानें हैं और जो दीगर अशिया खुर्दनोश की दुकानें हैं उन पर लोगों का रश लगा हुआ है। ज़रूर मैं इस वक्त भी जॉइंट रोड पर सब्ज़ी मंडी के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। लेकिन जो इसके साथ साथ जो रमज़ान में हम देखते हैं ख़ास तौर पर अफ्तार की तैयारी इस वक्त होती है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, पेट्रोल पंप्स पे या खुले मैदान। सही, बहुत शुक्रिया जी। मंजूर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, कराची से नज़ीर शाह और लाहौर से हमारे नुमाइंदे बाबर खान हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं शाम रमज़ान में, और आज हम आपके सामने
अभी हमने देखा कि पिछले घंटे में हमने आपके सामने कुछ चीज़ें रखी, ज़रा आपको शहरों के हवाले से आगाह किया। ज़रा इस घंटे में थोड़ी सिचुएशन चेंज करते हैं और ज़रा संजीदा नौइयत के मौज़ूआत पे बात करते हैं। बिल्कुल, ये जो रिपोर्शंस, हम रिपोर्शंस के हवाले से बात करेंगे कि कितनी डिप्रेशन बढ़ती जा रही है और इस डिप्रेशन को फेस कैसे करना है, कैसे टाइम में। जब हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि आपने एक सोशल डिस्टेंस जो है वो मेनटेन करना है, आपने लोगों से मिलना नहीं है, फिजिकली मिलना नहीं है, आपने लोगों से फ़ोन पे बात करनी है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसे सारे टाइम में किस तरीके से, हाउ कैन यू वेंट इट आउट, आप अपनी डिप्रेशन को वेंट आउट कैसे कर सकते हैं? स्पेसिफिकली वो लोग जिनके अपने घर में कोरोना को कोई ना कोई ऐसा केस निकला, जिनकी किसी प्यारे की जान गई, या खुद जिन्होंने सफ़र किया उसकी वजह से। मतलब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो डिप्रेशन कॉज करी है, एंड दैट इज़ दिस फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी। जो गैर यकीनी है सूरत हाल की, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने मुस्तकबिल के बारे में कोई चीज़ प्लान आउट नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, रिजल्टिंग टेंशन एंड डिप्रेशन। और साथ में रोज़ हम आपको शाम रमज़ान में एक ज़बरदस्त सी मज़े की रेसिपी झटपट किस्म के भी दिया करेंगे, ताकि वो मर्द हज़रात जो कि आजकल घर में बैठ के तमाम तर मर्द हज़रात शेफ़ बन चुके हैं, वो स्पेशली अपनी बेगम को ट्रीट देते हुए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। बहुत कुछ है जी शो में आज के शो करने के लिए। टॉप स्टोरीज। आज 25 अप्रैल है। ये वो तारीख है जनाब कि जब 6 अप्रैल को आटा चीनी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी, तो एक तफसीली ऑडिट का वादा किया गया था। वो ऑडिट रिपोर्ट आनी थी आज, लेकिन अब जनाब वो आटा चीनी कमीशन की जो फोरेंसिक रिपोर्ट है वो ताखीर का शिकार हो गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने FIA के डायरेक्टर जनरल वाजिद ज़िया की सरबराही में कायम आटा चीनी स्कैंडल की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करने वाली कमीशन को अब मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है, और इस कमीशन ने आज हफ्ते के रोज़, जैसे आपको मालूम है, ये रिपोर्ट पेश करना थी। फोरेंसिक टीम में 2 मजीद अफसरान भी अब शामिल कर लिए गए हैं। लाहौर से अरसलान भुट्टो और इस्लामाबाद से अयाज खान को फोरेंसिक टीम में शामिल किया गया है, और ये टीम मुख्तलिफ शुगर मिलों का दौरा करेगी। बड़ा क्लियर ऑब्जेक्शन जो आ रहा था वो ये था कि जिन 10 मिलों के ऑडिट की बात की गई थी, इसमें वो मिलें शामिल की गई थी जो सब्सिडी अवेल नहीं कर रही और जिन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की चीनी, जबकि वो मिलें जिन्होंने बहुत ज़्यादा सब्सिडी अवेल की है और बहुत ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट की है, उनको शामिल नहीं किया गया। तो इन एतराज़ात के सामने आने के बाद थोड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि क्या ये रिपोर्ट टाइम पे आ पाएगी या नहीं। अब जो जैसे कि खबर मंजर आम पे आई है वो यही है कि जनाब अब ये रिपोर्ट 2 हफ्ते का इसको मज़ीद टाइम दिया गया है। अब जब आगे बढ़कर आपको बताएं कि इस लॉकडाउन दुनिया जहान में जैसे जो पाकिस्तानी लोग जो कि बैरून मुल्क इस वक्त मौजूद है और वहाँ पे फंसे हुए थे, उनकी वापसी के लिए पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क से लाने की कोशिशें जारी हैं, और अमेरिका में फंसे शहरियों की वतन वापसी के लिए कौमी एयरलाइन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एयर मार्शल अरशद मलिक ने अमरीकी सफीर को एक ख़त लिखा है, और इस खत में लिखा है कि अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों को चार्टर्ड परवाज़ों से वो लाना चाहते हैं, और ज़ाहिर है चार्टर्ड परवाज़ों के जरिए लाने के लिए मुआवनत दरकार होती है। सफारत खाना ने खुसूसी इजाज़त के लिए अमरीकी इदारों से मामला तय कराने में मदद फराहम की है और मदद फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई है। दूसरी तरफ लाहौर से PIA की खुसूसी परवाज़ 300 से ज़ायद मुसाफिरों को लेकर मुल्की तारीख में पहली मरतबा मेलबर्न के लिए रवाना हुई, जबकि ऑस्ट्रेलिया से एक खुसूसी परवाज़ मुसाफिरों को लेकर कल इतवार को वापस लाहौर पहुंचेगी। कौमी एयरलाइन लॉकडाउन के दौरान दुनिया में फंसे शहरियों को वापस लाने की खिदमत सर अंजाम दे रही है। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पीक मई के आखिर या जून के आगाज़ में आने का खदशा है। जी जनाब, ये कहना था शाह महमूद कुरैशी का उस मामले में, क्योंकि जब अब कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जिसमें ये कहा जा रहा है कि मई का तीसरा हफ्ता या जून का पहला हफ्ता पाकिस्तान में कोरोना वायरस के हवाले से अपनी पीक का हफ्ता होगा। क्या कहा शाह महमूद कुरैशी साहब ने, आपको सुनवाते हैं। Reassure stranded Pakistanis in the US that we are doing our best. Please be patient and bear with us. हमारा पीक अभी नहीं आया. You know, we will peak somewhere in late May, early June. There are different factors for it. This is an evolving situation. The world has never dealt with a challenge of this nature before. But
we will face the challenge. The health challenge is yet to come. अभी चैलेंज आना बाकी है और अभी पीक अगर शफात आगे जाकर आएगी तो ये जो केसेस जिनको हमें लग रहा है कि शायद अभी जाके कम होने लग जाएंगे तो इसका मतलब है अभी ये केसेस कम नहीं होंगे। नहीं, और बड़ी हमने जैसे भी पिछले घंटे में भी आपको बताया कि अमेरिका में पहला कोविड-19 आने के 55 दिन बाद तक 3,500 केसेस थे। पाकिस्तान में पहला कोविड-19 पॉजिटिव आने के 55 दिन बाद 10,500 केसेस हैं। फ़र्क बहुत बड़ा है और ये फ़र्क जो है वो कितना आगे जाके कितने फोल्ड बढ़ेगा, इस हवाले से हम सबको अवेयर रहना चाहिए और सूरत हाल का हकीकी मेरे ख्याल में रियलिस्टिक ओपिनियन होना चाहिए जिसका भी हो। आगे बढ़े जी। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं। जैसे भी हमने बताया कि फ़िज़ाई ऑपरेशन की क्या सूरत हाल है, तो जब ट्रेनों की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से भी मैं आपको आगाह करते चलें कि वफाकी वज़ीर बर रेलवे शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बंद ट्रेनें बहाल करने का फैसला 10 मई को होगा। लॉकडाउन पहले खुला तो 24 घंटे में ट्रेनें चला देंगे। उनका क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। कल के फैसले के बाद 10 तारीख को हम अब अगली तारीख दे रहे हैं। अगर लॉकडाउन उससे पहले उठ गया तो 24 घंटे के अंदर ट्रेनें चला देंगे। तीनों महकमों की ऑडिटर जनरल को रेलवे ऑपरेशन का, रेल कॉप का और PRFTC का 30 जून तक ऑडिट करने का हुक्म दे दिया मैंने। जो मुलव्वस हुए टिकटिकी पे बांध कर उनके साथ सलूक कानून का किया जाए। जी आगे बढ़े जनाब, बात करते हैं एक अहम केस की जिसमें राना सनाउल्लाह साहब पे तकरीबन 15 किलो हेरोइन और 7 किलो दीगर मुनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम था जो कि उनसे मौके पर बरामद हुई थी। उस केस में अब जब राना सनाउल्लाह साहब को आज पेश किया जाना था, उसमें राना सनाउल्लाह साहब कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वायरस फैला हुआ है, तो वो उन्होंने हाज़िरी से माजरत कर ली और इसे मौके पर इख्तियार किया गया कि कोरोना के खदशे के पेश नज़र वो यहाँ पेश नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह का केस अहम मरहले में है और उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, लेकिन वो मुख्तलिफ बहानों से अदालत नहीं आ रहे हैं। आगे चलते हैं जी और अब ज़रा बात करेंगे हम एक ऐसे मामले के हवाले से कि चूँकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन के साथ ही साथ है एक फीलिंग ऑफ अनसर्टिनिटी है और वो उस फीलिंग ऑफ अनसर्टिनिटी के अंदर क्या कुछ किया जा सकता है। शफात, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे लग रहा है कि हमारी फीलिंग्स के हवाले से भी हम एक लॉकडाउन में चले गए हैं। वी कैन नॉट वेंट इट आउट। अगर हम डिप्रेशन हो रहा है हम उसके बात नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा होता था कि जी घर में अगर कभी खुदा ना खास्ता, इससे हम क्योंकि हमने एक ऐसा शो भी किया था कि ख़वातीन जो हैं वो वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। बच्चे जो कि अपने घर में रोज़ाना की बुनियाद पर माँ बाप को लड़ते झगड़ते देख रहे हैं, उन बच्चों की सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा असरात मुरतब हो रहे हैं। और ये बच्चे पहले जिनको हम प्ले ग्राउंड में ज़रा भेज देते थे, अब हमारे पास वो फैसिलिटी भी नहीं, क्योंकि हम बच्चों को घरों से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। बच्चों को घरों में ही रखना है, सबको घरों में रहना है। और ऐसी सूरत हाल में जो आप घरों में होता हुआ देख रहे हैं, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस पे आ जाता है, टेलीविजन पे जो खबरें हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर और मुकम्मल मालूमात भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी वजह से भी लोग डिप्रेशन में से जा रहे हैं। जैसे बात आपने कहा, क्योंकि अनसर्टेनिटी का सब शिकार है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे शादी हॉल का जो सेक्टर है, उस सेक्टर में आप देख लें हर शादी हॉल में 50 से 60 वेटर्स होते हैं। उन वेटर्स के साथ साथ 3 से 4 कुक होते हैं। उन कुक्स के साथ साथ कोई ना कोई असिस्टेंट होते हैं। ये एक तकरीबन 100 से 150 अफराद का एक क्रू होता है जो किसी भी एक शादी हॉल को चलाने के लिए। आप अंदाजा करें कि एक शहर में, आपके जिस शहर में आप रह रहे हैं उसमें कितने शादी हॉल्स होंगे। फिर इस तरह बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो बंद हो गई हैं। बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बंद हैं। उस इदारे से एफिलिएटेड जो लोग हैं वो अपने मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से और अपने करियर में आगे उन्होंने क्या करना है और रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस उनको फेस कर रहे हैं उसके हवाले से वो अनसर्टेनिटी का शिकार। बिल्कुल शफात, और जैसे आपने रोज़गार के वाले से बात की, तो अब जैसे दुनिया जहान की जो मार्केट्स हैं उससे मुतासर हुई हैं, तो कोरोना की वजह से पाकिस्तान में भी अब ऐसा देखने में आ रहा है। लोग काफ़ी सारा परेशान है। बहुत सारी कंपनीज ने अपने जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया है। तो अब लोगों के पास अब ये भी टेंशन होगी कि इस तमाम तर सूरत हाल में जब चीज़ें भी महंगी होती जा रही हैं, कोविड-19 भी है, हमारे प्यारों को भी इससे ख़तरा है, हमारे पास नौकरी भी नहीं, खुदा ना करे अगर कुछ हो जाता है हमें तो हम उसका बंदोबस्त कैसे करेंगे, इसी वाले से बात करेंगे। और हमें इस हवाले से बात करने के लिए कर रहे हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अली मदी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस पूरी तमाम सा सिचुएशन में हम एक डिप्रेशन में जा रहे हैं, पूरी कौम एक तरह से डिप्रेशन में जा रही है। इस डिप्रेशन में से निकलने का क्या कोई रास्ता है? जी, मेरे ख्याल से एक ऐसी सिचुएशन है जो
ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में एक मुनफरिद सिचुएशन है जो पहले कभी पेश नहीं आई। जहाँ तक डिप्रेशन का ताल्लुक है, ज़ाहिर है डिप्रेशन की वजूहात हैं कि लोग बीमार हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस बंद हैं, स्कूल यूनिवर्सिटियाँ बंद हैं, वो सब बातें हैं। तो इसमें 2-3 सिंपल चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। ज़ाहिर है कि बीमारी तो अपना टाइम लेगी, जो मुआशी मामलात हैं, जो बिज़नेस के मामलात हैं, उसमें भी वक्त लगेगा, लेकिन 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। नंबर 1, आप लोगों से माजरत के साथ, अगर हम मीडिया में जो हमारी जो न्यूज़ की कंजम्पशन है, हर वक्त जो हम खबरें देखते रहते हैं, उसको कम कर दें तो बहुत से लोगों की जो परेशानी है वो किसी हद तक कम हो जाएगी। लोग हर वक्त अपनी स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, सेल फ़ोन पे कोरोना के बारे में ख़बरें पढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो तिब्बी जो मालूमात हैं वो हमें बताती हैं। ये बड़ा की पॉइंट है अली साहब, ये बड़ा की पॉइंट आपने रेज़ किया कि लोगों के अंदर एक अर्ज है इस हवाले से ख़ुद को परेशान करने की। वो चाहते हैं कि वो परेशान रहें, आप उन्हें खुश भी करें तो वो परेशान रहना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की अभी इस लॉकडाउन में ये जो जितना अरसा गुजर चुका है, लोगों की बस हो चुकी है, और ख़ासतौर पर गरीब तबके की, वो दे वांट इट टू गेट ओवर। अब जो कहा जाता है कि जनाब अभी असल दौर आना है, ख़तरनाक दौर अभी आना है, तो वो लोग ज़रा मज़ीद परेशान होते हैं, उसको क्या किया जाए? मैं आपसे रिस्पेक्टफुली थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा इस मामले में कि लोगों को शौक है परेशान होने का, ऐसी कोई बात नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है जब बीमारी की कैफियत होती है, वबा की कैफियत होती है, लोग परेशान तो होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि वबा की सूरत हाल क्या है, कितने मरीज़ हैं, क्या हो रहा है, कहाँ फैल रही है, इस तरह करके। लेकिन उसमें मीडिया एक मस्बत रोल भी अदा कर सकता है कि बजाय सनसनीखेज़ खबर देने के इतने लोग मर गए, कि वहाँ पे वबा फैल गई, उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि इतने लोग रिकवर हो गए। वो बात उसका पहलू जो मस्बत पहलू है, उस चीज़ को ज़्यादा उजागर किया जाए। आप हमारे लोगों की नफ्सियात को भी जानते हैं। अभी भी एक ऐसे टाइम में जो दुनिया जहान में 2 लाख ऐसे लोग हैं जो कि कोरोना की वजह से जहाँ बहक हो गए हैं, उसके बावजूद हमारे यहाँ लोग अभी भी बात करें, नहीं जी घरों से बाहर निकलो, ये कोरोना शुरोना कुछ भी नहीं है, एवं लोगों ने डराया हुआ है। तो वहाँ पे लोगों को हकाइक से आगाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, आज के इन हालात में वो बहुत सारे ऐसे मुतासरीन जो कि कोरोना के मुतासरीन हैं, उनको हम, क्योंकि देखिए हम उनसे फिजिकल कॉन्टैक्ट में तो नहीं आ सकते, क्योंकि जिस स्ट्रेस से वो गुजरे हैं, जिस डिप्रेशन से गुजरे हैं, उनको उससे भी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म रिपरकॉशंस हो सकते हैं। हम किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं उन लोगों को जिनकी फैमिली में कोई ना कोई डेथ हो चुकी है कोरोना की वजह से, या वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं इससे? जी, मैं आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि जहाँ तक तिब्बी मालूमात का ताल्लुक है कोरोना के बारे में, बिल्कुल मीडिया एक ज़रिया है वो तिब्बी मालूमात पहुँचाने के लिए, लेकिन वो तिब्बी मालूमात डॉक्टरों को और मुस्तनद लोगों को जिनको उसके बारे में ख़बर है उनको पहुँचानी चाहिए, और डॉक्टरों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि उसके मस्बत पहलू को उजागर किया जाए, ना कि लोगों के खौफ व हरास में इजाफा किया जाए, क्योंकि लोग तो पहले ही डरे हुए हैं। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की कैफियत जिसका आप जिक्र कर रही हैं वो बेशक है, इसलिए भी है, ज़ाहिर है कि उसकी कुछ वजूहात हैं, बीमारी का मामला है, मुआशी मामला है, वो सारा कुछ है। और फिर ज़ाहिर है कि जब ये सारी अनसर्टेनिटी की कैफियत होती है कि हमें पता नहीं है कितना लंबा चलेगा, कोई हमें जवाब नहीं दे पा रहा, क्योंकि जो तिब्बी माहिरीन है उनको खुद भी पता नहीं है कि ये मामला कब तक चलेगा, कितनी देर बाद ख़त्म होगा। तो इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है जो सोसाइटी के जो पढ़े लिखे तबकात हैं, तिब्बी माहिरीन हैं, चाहे वो मीडिया वाले हैं, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे वो जो भी लोग हैं, कि वो जो भी मस्बत पहलू है उसको उजागर करें। मसलन ये कि कोरोना की बीमारी में मुब्तला होने वाले 90% लोग या 95% लोग सेहतयाब हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। मसलन ये कि अगर आपको बीमारी हो भी जाती है तो 80% केसेस में, 90% केसेस में बिल्कुल माइल्ड बीमारी होती है और बुखार होता है थोड़ा सा और आप ठीक हो जाते हैं। तो ये सारी बातें अगर लोगों को पता चल जाए उसमें आसानी हो जाएगी। अगर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, डिप्रेशन एंग्जाइटी की कैफियत इस हद तक बढ़ गई है कि आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है, तो बहुत सी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और बहुत से इदारों ने टेली साइकाट्री या टेली मेडिसिन सर्विसेज शुरू की हैं, जो हमारी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर ने भी शुरू किया है। क्या आप कंप्यूटर के ज़रिए स्काइप पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे कॉल करके मालूमात दे सकते हैं, कोरोना के बारे में भी मालूमात दे सकते हैं,
और जहनी परेशानी, कैफियत, डिप्रेशन की जो हालत है उसकी आप उससे मुतालिका मदद भी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अली महदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आगे बढ़ते हैं जी, और अब ज़रा एक आम खबर शामिल करते चलें। बिल्कुल जी, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान से गुर्बत के खात्मे, सेहत, ग़िज़ाइयत के इक़दामात पर सपोर्ट का मुआहिदा कराची में एंग्रो फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में हुआ है। ये मुआहिदा कमज़ोर पसमानदा तबकात की खुशहाली के लिए 3 साला मुआहिदे पर दस्तखत किए गए और दोनों इदारे हुकूमत के गुर्बत के खात्मे के प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेंगे। एंग्रो फाउंडेशन दाऊद फाउंडेशन से वाबस्ता मुखय्यर इदारों की नुमाइंदगी करेंगे। दोनों इदारे माँ और बच्चों की सेहत की देखभाल के शोबों का भी जायजा लेंगे। दोनों इदारे ग्रांट मैकेनिज्म से मुतालिक तजर्बात से भी इस्तेफादा करेंगे। मुआहिदे पर सदर एंग्रो कॉरपोरेशन, CEO ट्रस्टी एंग्रो फाउंडेशन रियाज खान के दस्तखत मौजूद हैं। मुआहिदे पर सदर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ग्लोबल डेवलपमेंट डॉक्टर क्रिस एलस के दस्तखत भी हैं। मुआहिदे पर ऐलान करते हुए खुशी हो रही है, कहना था चेयरमैन एंग्रो कॉरपोरेशन हुसैन दाऊद का, और हमारी शराकत दारी इंसानी वकार, एहतराम की मुश्तरका इक़दार पर मबनी है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की इमदाद पर दिल की गहराइयों से उन्हें सराहता हूँ, कहना था हुसैन दाऊद का। और अब ज़रा हम आपको इन तमाम तर बातों से निकाल के सीधा लेकर जाते हैं आपके किचन में, जहाँ पर आप लोगों ने इफ्तारी की तैयारियां करती हैं शुरू। एक ऐसी चीज़ जिसके बगैर हमारा इफ्तार का दस्तरखान हमें लगता है विच इज़ इनकम्प्लीट, वो क्या शफात? पकोड़े समोसे, पकोड़े और समोसे। एग्जैक्टली, इनके बगैर हमारा दस्तरखान बिल्कुल सूना सूना लगता है। वैसे आपने कोशिश करनी कि ज़रा कम पकोड़े खाएं ज़रूर, पसंद बढ़े, क्योंकि महीने में बड़ा एंजॉय करते हैं। सो एक नए किस्म का पकौड़ा है जो कि आज इसकी रेसिपी नाज़िम से शेयर करने जा रहे हैं। जी जनाब, ये पकौड़ा मतलब आप ये समझें कि पकौड़ों की दुनिया में एक बड़ा अहम इनकलाब है जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। टेस्ट गारंटीड है, और अगर मज़ा ना आया तो पैसे वापस। तो मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू आप अनाउंस करने क्या हम बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं, आपको सिखाने जा रहे हैं चीज़ पकौड़ा। इस पकौड़े की रेसिपी तो आपने देखी, लेकिन आपने एक अच्छी चीज़ देखी शबाद, इसमें नोट की डिफरेंट मसालों की कितनी अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग हुई हुई थी। दैट्स ट्रू। जो अच्छी बात है वो ये कि एक तो पकौड़ा और दूसरा चीज़ भरा। हाँ। तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है ना, ये तो मैं कहता हूँ कि बच्चे तो चपाचप खा जाएंगे। और ये वो रेसिपी है जो कि आप बड़े आराम से, बड़ी खुशी खुशी अपने बच्चों के लिए बना भी सकते हैं, है ना? लेकिन मदिहा देखें, ये सारी वो बातें हैं जो कि हम दुनिया को बताते हैं कि आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो कि दुनिया को बताता है कि उसने क्या करना है। क्या करना है? I'm talking about Mr. President Donald Trump, because you know, if you can just put something which can clean your floor, which can clean your wiper, which can clean your hands, if you just inject it in your body, that can clean you out. I'm talking about the disinfectant. क्या बात कर रहे हैं? वो रुके injecting disinfectant, which is bleach, which is like, मतलब ये आपने क्या बात कर दी? मैंने नहीं कहा जी, मैंने वही कहा है जो सदर ट्रंप ने मशवरा दिया है। उन्होंने कहा जी देखें, अगर आप कोई डिसइंफेक्टेंट लेते हैं और उससे किसी सरफेस पे फेरते हैं तो वो साफ हो जाती है। अगर वही डिसइंफेक्टेंट, वही तेजाब अगर आप अपने अंदर इंजेक्ट करवा लें तो कोरोना वायरस बॉडी में से खत्म हो जाए। ये जनाब जिस वक्त उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सामने उनके जर्नलिस्ट भी बैठे हुए थे जिनके थ्रू वो बात कर रहे थे, वो डॉक्टर्स भी बैठे हुए थे। उन तमाम लोगों की मौजूदगी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने बात की इंजेक्टिंग डिसइंफेक्टेंट। क्या कहा उन्होंने? आपको सुनवा देते हैं, आपको जरा सुनवाते भी हम। Supposing we hit the body with a tremendous, whether it's ultraviolet or just very powerful light, and I think you said that hasn't been checked, but you're going to test it. And then I said, supposing you brought the light inside the body, which you can do either through the skin or I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute. The injection inside or almost a cleaning. Disinfectant injection. If we can make something like that, this is not something that you are going to follow. ये आप नहीं करेंगे। जो रेसिपी हमने बताई थी सिर्फ वो करना है, इस पे बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। लोगों ने मीम्स बनाना शुरू कर दिए उस पे भाई, अब तो उनकी तरफ से भी तरदीद आ गई, हम तो मजाक कर रहे थे। अब ये देखिए जनाब, लोगों ने मीम्स बनाना कैसे शुरू कर दिए। ये वैसे सारी दुनिया के डॉक्टर्स और साइंसदान कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपका जो DNA है वो शायद माजरत कर लेगा आपके जिस्म से कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत बॉडी में आ गया हूँ, मुझे माफ़ कर दो।
पूरी दुनिया के डॉक्टर जो है वो इस मामले में परेशान है। वो परेशान हो गए, वो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई यहाँ हम मेहनत कर करके फ्रंट लाइन सोल्जर हम पागल हो गए। मैं दूसरी जाने अमेरिका के प्रेसिडेंट साहब आके किस किस्म का मशवरा दे रहे हैं। मैं इसको एंडोर्स करता हूँ अमेरिका के प्रेसिडेंट को। आप इसको उलट कर लें, अपने घर से शुरू करें। नहीं, आप इस तरह से शुरू करें कि एक एंटीबायोटिक लें और एंटीबायोटिक को पानी की बाल्टी में मिला के साफ करके आप उससे फर्श साफ करें। मजाल है कि उसके बाद वहाँ पे कभी इन्फेक्शन दोबारा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो घर में पड़ी एक्सपायर हो रही है उनसे फर्श साफ कर लें, बिल्कुल कोई वायरस नहीं आएगा। ये मैं नहीं कह रही, अगर ट्रंप की अगर बात सही है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मुझे अपना दिमाग थोड़ा सा दुरुस्त करना है। मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, आप लोग कहीं में जाएगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है ना उसको मत मानेगा, क्योंकि आज वो उन्होंने यू टर्न ले लिया। वो उन्होंने कहा मैंने तो बात वैसे मजाक में की थी, ऐसी कोई आप तो सीरियस ही रहते मेरी हर बात को। मजाक में कह रहा था। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और अभी आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि चीन से मेडिकल इमरजेंसी रिलीफ की दूसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई है और इसके हवाले से तफसीलात हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे लईको रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी लई, क्या डिटेल्स हैं इसकी? जी मदिया, गुज़िश्ता रोज़ पहली खेप पाकिस्तान पहुंची थी मेडिकल आलात की और उसकी क़यादत कर रहे थे मेजर जनरल हू आंग। आज उसी सिलसिले में चीन की तरफ से दूसरी खेप पहुंची है। इसमें मेडिकल आलात हैं, ख़ास तौर पर प्रोटेक्टिव कवर ऑल सूट्स हैं, PCR टेस्टिंग किट्स हैं, सर्जिकल मास्क हैं, N95 मास्क हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वेंटिलेटर्स इस दूसरी खेप में शामिल हैं जो आज पाकिस्तान पहुंचे हैं। इस चाइना की तरफ से मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हुई है गुज़िश्ता रोज़, जो 2 माह तक पाकिस्तान में क़याम करेगी और कोरोना वबा से खात्मे के हवाले से जो उनके अपने तजुर्बात हैं, जो उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल की हैं, जो कामयाबियाँ समेटी हैं, उससे पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान में जो कोशिशें चल रही हैं कोरोना वबा को कंट्रोल करने के लिए, उसमें वो पाकिस्तान का हाथ बटाएंगे। जी मदिया। सही, बहुत शुक्रिया जी लईको रहमान आपका हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं, क्योंकि आज रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है, पहला रोज़ा है, तो जहाँ ये एक रूहानी इबादत है वहाँ इसके बड़े जिस्मानी फ़वाइद भी। एग्जैक्टली, जहाँ पर हम अपने स्पिरिचुअल डिटॉक्सिफिकेशन के वाले से बात कर रहे हैं, तो हम अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के वाले से भी इस पर बात करेंगे। ऐसी क्या चीज़ें खानी चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि हमें अपनी डाइट से निकालनी पड़ेंगी, स्पेसिफिकली इस कोविड-19 के सीज़न के हवाले से। एक रिपोर्ट आपके साथ हम पहले शेयर करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत उफ़ैरा अनीस साहिबा, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि जो हम डाइट जिस तरह की बात कर रहे हैं कि सहरी में कार्ब ज़्यादा होने चाहिए, इफ्तार में ऑयल और फैट्स कम होने चाहिए, ये बैलेंस कैसे होगा? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान करीम। जो ये चीज़ें हैं ना, वो बेसिकली सबसे पहले तो ये कि हमारे रोज़े गर्मी में आ रहे हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेट होनी चाहिए प्रॉपर। अगर हाइड्रेट नहीं होगी तो उसके बाद तो सब कुछ, वो कुछ खाएं या नहीं खाएं, वो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद ये जो रोज़े खोलने से लेकर सहर तक का टाइम है, उसमें आपने तकरीबन 12 ग्लास को कवर करना है, वो रोक के। अब ये नहीं कि इफ्तार करते ही वो एक क्रेव हो रही होती है पानी की, तो भर के 4-5 ग्लास पानी पी लिया, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले जो अब मैं इफ्तार से शुरू करती हूँ कि जब आप इफ्तार पर आ रहे हैं तो इफ्तार पे आपने 2 घूंट पानी लेने के बाद आपने 1 खजूर खाना है और खजूर के बाद फिर आपने नमाज के लिए चले जाना है। वो जो खजूर आपको कैलोरीज लेवल दे रहा है और जो आपकी एनर्जी को बूस्ट कर रहा है, वो आपकी जो फिजिकल एक्सरसाइज है नमाज के साथ वो बैलेंस होगा और आप प्रॉपर जो आपकी ओवरऑल डे की जो एनर्जी लूज हुई है वो मेंटेन हो जाएगी। उसके बाद जो आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है वो है फ्रूट चाट। फल खाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है एम्प्टी स्टमक, जब आपके पेट में जगह हो और आपका पेट, आपका जिस्म कुछ मांग रहा हो, एनर्जी मांग रहा हो, तो डायरेक्ट बूस्ट करती है। उसमें जितने भी विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं वो आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोवाइड हो सकेंगे। तो सबसे बेस्ट जो है वो खाली पेट में लेने के लिए रोज़े खोलने के बाद वो है फ्रूट चाट। अच्छा, हम अगर फ्राइड आइटम से हट जाएं, जो हम पकोड़े समोसे की बात कर रहे होते हैं, जब भी कोई बात होती है, कोई शो हो रहा होता है वेयर एवर, तो पकोड़े समोसे पर अटक जाते हैं। दही बड़े, छोला चाट
और उसके अलावा जो फ्रूट चाट हो गई, ये 3 चीज़ें जो है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं और ये समझे कि ये 3 चीज़ें हो गई तो आपको डिनर की भी ज़रूरत नहीं है। खैर हम ये बात करते हैं ज़रा कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल बेहतर करने के लिए हम जब तली हुई चीज़ें ज़रा खाएंगे तो बॉडी का हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए बेहतर नहीं है, स्पेसिफिकली ऐसे टाइम में जब हम कोशिश करें अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें। तो आजकल के रमज़ान को देखते हुए हमें कौन कौन सी अगर खानी में है थोड़ी बहुत तो हम वो किस तरह से खा सकते हैं? अच्छा, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारे लोग नहीं अवॉइड कर पाते, तो 2 से 3 पकोड़े या एक समोसा काफ़ी है, सही है। अगर आप ले रहे हैं वो भी आपने बाद में लेना है, लाइक आपने फ्रूट चाट खा ली, उसके बाद आपका पेट भर गया, फिर थोड़ी देर बाद एयर फ्रायर में बना ले चलें, एयर फ्रायर में। उसके बाद में आती हूँ, उसके बाद जो तरीके बहुत सारे लोग डाइट पे होते हैं, एयर फ्रायर हो गया, बेक्ड हो गए, सही है। आपने जब समोसे बना लिए घर में बना लिए, या आप मार्केट से भी बने बनाए लेकर आ जाएं, उसको अवन में रखें, या घर में भी अवन आप बना रहे हैं जो पतीली में देगची में बनता है, उसमें आपने रखे हल्का सा ऑयल को हल्का सा ब्रश करना है बस, और आपने उसको स्टीम पे रख देना है। वो बहुत अच्छा टेस्ट देगा। स्पेशली ये उन लोगों के लिए होते हैं जो डाइट पे प्रॉपर डाइट पर होते हैं, तो वो उनकी क्रेविंग भी पूरी हो रही होती है, वो सब कुछ खा भी रहे होते हैं, लेकिन वो मैनर्स जो उसके खाने का बनाने का तरीका है वो उस तरीके से खा रहे होते हैं। तो बेक समोसे, बेक पकोड़े नहीं होते, बेक समोसे होते हैं। बेक समोसे खाएं। पकोड़े की जहाँ पे बात आ रही है तो वो मैं कहूँगी कि सब्जियों के, अच्छी सब्जियों के पकोड़े बनाएं जिसमें बैगन आ जा रहा है, पालक आ जा रहा है। पालक आपके आयरन जाहिर सी बात है बूस्ट करेगा, तो तमाम चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। कम से कम फैट्स लें। ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल में फ्राई करें, तो वो वैसे तो नहीं होता, लेकिन ये कि ऑलिव में लेंगे तो वो अच्छा जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि आप घी में या किसी नॉर्मल से ऑयल पे फ्राई करें। अच्छा, एक और चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इफ्तार के दस्तरखान पे पूरा फ्रूट प्लेटर तो पड़ा ही होता है, लेकिन साथ में फ्रेश जूस का भी एक बड़ा सारा जग पड़ा होता है। क्या ये दोनों को कंज्यूम करना है एक ही टाइम पे? नहीं, फ्रेश जूस की मैं बात करती हूँ। देखिए, रोज़े में बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट मोर देन 60% पीपल जो लोग होते हैं उसमें सर दर्द की प्रॉब्लम आ रही होती है कि वो सैरी सही से नहीं कर रहे होते। एक तो रीज़न ये होता है, दूसरा ये उसका मेन बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप घर में इमली का शरबत बनाएं। इमली का शरबत बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा। आपकी सारी जो आपका सवाल है ना उस पर बिल्कुल फिक्स बैठ रहा है कि इमली का घर पे शरबत बनाएं, बहुत आसान है, और वो आप इफ्तार में लें। तो सारे शरबत और फ्रिजी ड्रिंक्स। सही, बहुत शुक्रिया जी। उफैरा नहीं हमारे साथ मौजूद है। अब आ जा रहे जी जनाब, अब आपको हम लेके जाने वाले हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम आपको एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद की सैर कराने वाले हैं। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सिंध भर में मुकम्मल लॉकडाउन जारी है, लेकिन अब ये देखा गया है कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको इस हवाले से छूट दी गई है कि वो खाने बना सकते हैं, लेकिन वो फूड डिलीवरी के थ्रू जो है ही अपने साथियों को वो खाना भिजवा सकते हैं। एक तरह से उनको रिलीफ दिया गया है कि होम डिलीवरी की उनको इजाज़त है। और जो रमज़ान मुबारक में जो इसके औकात कार हैं वो ये है कि शाम 5 से लेकर रात 10 बजे तक ये डिलीवरी मुमकिन हो सकती है। और रमज़ान ऑर्डिनेंस भी नाफिज है, जिसकी वजह से अब ये डिलीवरी का जो वक्त है वो जैसे मदिया ने बताया कि वो शाम 5 से रात 10 बजे तक है। कराची, इसकी आबादी कई मुल्कों से ज़्यादा है, वहाँ मसाइल इस नौइयत के हैं कि जहाँ शहर में खाने की होम डिलीवरी एक बड़ा कारोबार है और उससे जुड़े अफराद की तादाद हज़ारों में है। लेकिन चूंकि कोविड-19 का आउटब्रेक है, ये वायरस बाहर मौजूद है, इसके फैलने के खदशे के बायस लोग घरों पर खाने को फौकियत दे रहे, क्योंकि जो घरों में खाना पहुंचाने के जो औकात हैं वो बहुत महदूद हैं। और साथ में ये भी मेक श्योर करना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो डिलीवरी बॉय से कोई ऐसे, हमने इंडिया में देखा कि एक डिलीवरी बॉय जो कि पिज़्ज़ा डिलीवर करता था, उसके थ्रू तकरीबन 70 जो लोग हैं वो कोविड-19 में जो मुब्तला हो गए। इसी वाले से मजीद बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं CEO फूड पांडा नुमान सिकंदर। नुमान, वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये बताएगा कि कोरोना से महफूज होम डिलीवरी सर्विस के बुनियादी असूल क्या हैं? सबसे पहले तो ये शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जो जितनी मैंने रिसर्च की है, आई थिंक दिस मॉडल द फूड डिलीवरी मॉडल इज़ क्वाइट सेफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि फूड के थ्रू द वायरस डजंट स्प्रेड, जितनी मैंने इंटरनेशनल रिसर्च रिव्यू की है। हाँ, एक सजेशन है कस्टमर्स के लिए कि अगर आप बाहर से कोई भी पैकेजिंग लेके आ रहे हो, चाहे वो ग्रॉसरी हो, खाने की पैकेजिंग हो, कोई भी पैकेजिंग हो, उस पैकेजिंग को हैंडल करते हुए आप अननेसेसरी अपने माउथ या नोज या आइज को टच नहीं करें। आप उस पैकेजिंग से अपने प्रोडक्ट्स को पहले निकाल लें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, यू नो। आप सिंक के अंदर उन सारी चीज़ों को निकाल के अपने प्लेट्स के अंदर खाने को कर लें शिफ्ट, और उसके बाद जो है पैकेजिंग को डिस्पोज ऑफ करके जस्ट वॉश योर हैंड्स एंड एंजॉय योर मील। इन टर्म्स ऑफ वायरस देखें, ये जो वायरस है इसकी स्प्रेड तब होती है जब लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं।
हमारा जो मॉडल है उसमें किसी भी टाइम पे ये नहीं होता कि राइडर जो है वो क्राउडेड रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो रहा है, वहाँ पर अपना ऑर्डर बता रहा है। हमारा ऑर्डर पहले ही 15-20 मिनट पहले डिजिटली ट्रांसमिट हो जाता है रेस्टोरेंट को। तो बाय द टाइम राइडर पहुंचता है ग्रोसरी कलेक्ट करने के लिए, ये खाना कलेक्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ कलेक्ट करने के लिए, उसको वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होकर ऑर्डर बताना नहीं पड़ता। ऑर्डर मोस्ट ऑफ द टाइम्स 95% ऑफ द टाइम्स। अनुमान ये बताइएगा कि बड़ा महदूद है, लोग ज़ाहिर है दो वक्त ऐसे हैं कि जहाँ पे लोग ज़्यादा जो है वो ऑर्डर डिलीवरीज करेंगे, वो इफ्तार का वक्त है, सहरी का वक्त है, लेकिन ड्यूरेशन जो है सिर्फ 5 से लेके रात 10 बजे तक है। कैसे काम होगा, क्या प्लानिंग है? नहीं देखें इसके अंदर चीज़ ये है कि जो अभी टाइमिंग अनाउंस हुई है ना 5 to 10, उसके अंदर देखें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर तो रेस्टोरेंट को टाइम नहीं मिलता अफ्तार के लिए भी कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, क्योंकि 5 बजे रेस्टोरेंट खुल रहा है और 7 बजे अफ्तार है, तो 2 घंटे में हज़ारों कस्टमर्स को सर्व करने के लिए तो लॉजिस्टिकल कैपेबिलिटी नहीं है और रेस्टोरेंट्स की खाना बनाने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसको एटलीस्ट 3:30-4 o'clock से रेस्टोरेंट्स को ओपन करना चाहिए ताकि कस्टमर्स को टाइमली बेसिस पे इफ्तार के लिए रेस्टोरेंट्स खाना पहुंचा सकें, वरना प्रॉब्लम होगी, बहुत ऑर्डर्स लेट होंगे और लोगों की अनफॉर्चुनेटली इफ्तार मिस होगी। उसके बाद जो है देखें चीज़ ये है कि एक लॉकडाउन है, लोगों को सजेस्ट किया जा रहा है कि आप घर पे स्टे करें। फूड डिलीवरी इज़ अ वेरी गुड मेथड जो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान के अंदर हर शहर के अंदर फूड डिलीवरी जो है वो इफ्तार से सहर तक ऑपरेट कर रही है। तो सिंध के अंदर जो है रात के 10 बजे के बाद फूड डिलीवरी अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो लोग रात के 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जिन लोगों ने शहर के लिए कुछ करना है या लेट नाइट खाना कुछ मंगवाना है, जो फैसिलिटेशन है वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है। इससे लिमिटेड आवर से होगा क्या कि आपकी इकोनॉमिक जनरेशन भी नहीं होगी रेस्टोरेंट्स के लिए और कस्टमर्स भी फैसिलिटेट। बहुत बहुत शुक्रिया। CEO फूड पांडा नुमान सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं जी, और अब बात करते हैं ज़रा थोड़े से तारीख़ी हवालों की। बिल्कुल जी, और अब हम आपको लिए चलेंगे लाहौर, और लाहौर में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की दूसरी बड़ी मस्जिद जो कि हर लिहाज से काफ़ी अहम है, बादशाही मस्जिद की हम आपको सैर कराएंगे। तो चलते हैं। वक्त हो गया आपसे इजाज़त चाहने का, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।